मई 2021 में इलॉन मस्क ने ये ट्वीट किया था। इस ट्वीट में उन्होंने नोट अटैच किया था और कहा था कि टेस्ला बिटकॉइंस को एक पेमेंट मोड की तरह एक्सेप्ट नहीं करेगी। अब आप में से कई लोग जानते ही होंगे कि इलॉन मस्क का इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस है क्रिप्टो करेंसी पर कि उनके एक ट्वीट की वजह से मार्केट्स की ट्रैजेक्टरी बिल्कुल बदल जाती है। और ऐसा ही इस ट्वीट के साथ भी हुआ। इस ट्वीट की वजह से बिटकॉइन का प्राइस इमीडिएटली 12% तक गिर गया। पर जब इलॉन मस्क ने ये ट्वीट किया तो उनके मन में ये नहीं था कि बिटकॉइन फाइनेंशियली वायबल नहीं है, बल्कि उन्होंने ये इसलिए ट्वीट किया क्योंकि वो अनश्योर थे बिटकॉइन के इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट के बारे में। उन्होंने कहा कि क्रिप्टो करेंसी एक अच्छा आइडिया है कई लेवल्स पर इसका नुकसान इन्वायरमेंट को झेलना पड़ता है। और इलॉन मस्क सही थे। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के कई रिसर्चर्स ने भी बिटकॉइन को क्रिटिसाइज किया है उसके एनर्जी कंजम्पशन की वजह से। जैसे इस ग्राफ को देखिए जो डिफरेंट कंट्रीज के एनर्जी कंजम्पशन को कंपेयर करता है। ये एनर्जी कंजम्पशन है बिटकॉइन का। इसका ये मतलब है कि अगर बिटकॉइन एक देश होता तो वो एक साल में अर्जेंटीना से ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता। बिटकॉइन की एनर्जी यूजेज जो पूरे दुनिया की इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन का 0.5% शेयर है, ऑलमोस्ट 10 गुना बढ़ गया है पिछले 5 सालों में। अब यूपीआई पर इंडियंस करीब 10 करोड़ डेली ट्रांजैक्शंस करते हैं, जबकि पूरी दुनिया में बिटकॉइन में बस 4 लाख डेली ट्रांजैक्शंस होते हैं। और साथ ही साथ बिटकॉइन इतनी ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है। तो बिटकॉइन इतनी ज़्यादा एनर्जी क्यों कंज्यूम करता है, लोग इसके बारे में क्या सोच रहे हैं और क्या डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स हैं क्रिप्टो यूनिवर्स में जो दूसरी क्रिप्टो करेंसीज यूज कर रही हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। Can anything slow down the surge we have seen in Bitcoin? Bitcoin is that weird fake internet money, right? So how bad is Bitcoin for the planet? You don't just burn a Norway's worth amount of electricity and have no carbon footprint. तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि बिटकॉइन का एनर्जी कंजम्पशन इतना ज़्यादा क्यों है। अब बिटकॉइन काम कैसे करता है उसकी एग्जैक्ट टेक्निकलिटीज़ में मैं इस वीडियो में नहीं जाना चाहता। अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो मैं स्ट्रांगली एक वीडियो रेकमेंड करूंगा, वो है 3 ब्लू 1 ब्राउन का, तो इसको ज़रूर चेकआउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। तो इस वीडियो के लिए एक सिंपलर अप्रोच यूज़ करते हैं। अब मान लीजिए कि आप कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं और इस चीज़ को खरीदने के लिए बिटकॉइन यूज़ करना चाहते हैं। अब ये पार्ट बड़ा आसान है। आप कोई भी अकाउंट खोल सकते हैं एक बिटकॉइन एक्सचेंज पर, जैसे कॉइन DCX पर, जिन्होंने इस वीडियो को सपोर्ट किया है और उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। और इस एक्सचेंज के जरिए आप बिटकॉइन खरीद सकते हैं अपने इंडियन रुपीस को कन्वर्ट करके। अब आपके पास एक डिजिटल वॉलेट है जिसमें बिटकॉइंस है, तो कोई भी चीज खरीदने के लिए आप अपने डिजिटल वॉलेट से बिटकॉइन भेज सकते हैं किसी और के डिजिटल वॉलेट में। पर इस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट होने के लिए किसी को बिटकॉइन के नेटवर्क में इस ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करना होगा, यानी कि कंफर्म करना होगा। अब सिंपल वर्ड्स में ये ऑथेंटिकेशन प्रोसेस बेसिकली ये वेरीफाई करता है कि जो भी बिटकॉइन भेज रहा है वो रियल है या फिर फेक है। और इस वेरिफिकेशन प्रोसेस में ही सबसे ज्यादा एनर्जी कंज्यूम होती है। अब समझते हैं कि क्यों। जब बिटकॉइन के ट्रांजैक्शंस का एक वेरिफिकेशन होता है तो ऐसा नहीं कि कोई भी बस एक व्यक्ति ही इस चीज को वेरीफाई कर रहा है, बल्कि एक कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है कई लोगों के बीच किस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई कौन करेगा। बेसिकली कई लोग बहुत से पावरफुल कंप्यूटर्स के साथ एक दूसरे से compete करते हैं इस ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करने के लिए, क्योंकि अगर वो सक्सेसफुली इसको वैलिडेट कर पाते हैं तो इनको रिवॉर्ड के तौर पे एक बिटकॉइन मिलता है जिसकी हम जानते हैं कि एक बहुत वैल्यू होती है। और इस ट्रांजैक्शंस को वैलिडेट करने के इस कंपटीशन को कहा जाता है माइनिंग। अब ये माइनिंग का प्रोसेस या फिर कंपटीशन चलता कैसे है, और इस आर्टिकल ने एक बहुत अच्छी एनालॉजी दी थी। अब मान लीजिए कि आप एक कैसीनो में हैं और सभी लोग ऐसी डाई के साथ खेल रहे हैं जिसमें 6 साइड्स नहीं है जबकि 600 साइड्स हैं। इस कंपटीशन में विनर वो होगा जो अपनी डाई के साथ ऐसा नंबर रोल करेगा जो 10 से कम है। अब अगर आपके पास एक नॉर्मल डाई होती जिसमें बस 6 साइड्स होती तो 10 से कम का नंबर निकालना गारंटीड है। पर अगर आपके पास ऐसी डाई है जिसमें 600 साइड्स है तो 10 से कम का नंबर निकालना कोई गारंटी नहीं है। पर एक डाई की बजाय आपको अगर बहुत सारी डाई मिल जाए तो 10 से कम का नंबर निकालना आसान हो जाता है। और ऐसा ही बिटकॉइन के माइनिंग कंपटीशन में हो रहा है, क्योंकि लोग अपने कंप्यूटर्स को अपग्रेड कर रहे हैं और पावरफुल कंप्यूटर्स यूज कर रहे हैं इस गेसिंग गेम को, इस लॉटरी की गेम को जीतने के लिए, ताकि वो ट्रांजैक्शन को वैलिडेट कर लें और उनको एक बिटकॉइन मिले रिवॉर्ड के तौर पे। इस मेथड को कहा जाता है प्रूफ ऑफ वर्क। और क्योंकि लोग पावरफुल कंप्यूटर्स यूज कर रहे हैं अब इन ट्रांजैक्शंस को वैलिडेट करने के लिए, इसीलिए उनको ज्यादा एनर्जी भी कंज्यूम करनी पड़ती है। और ये एनर्जी कंजम्पशन ही है जिसकी वजह से इलॉन मस्क और कई लोगों ने बिटकॉइन को क्रिटिसाइज किया है
और दूसरे लोग दूसरी क्रिप्टो करेंसीज के बारे में ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं जो इस मेथड पर नहीं रिलाई करते। और ये हाई एनर्जी कंजम्पशन ही है जिसकी वजह से ज़्यादा बिटकॉइन माइनिंग इंडिया में नहीं होती, क्योंकि इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट रिलेटिवली ज़्यादा है दूसरे देशों के कंपैरिजन में, जैसे कजाकिस्तान। पर अगर हम बिटकॉइन या फिर दूसरी क्रिप्टो करेंसीज की खरीदने, बेचने या फिर ट्रेडिंग की बात करें तो वो कॉमन है इंडिया में, क्योंकि वो अभी भी लीगल है। इंडियन गवर्नमेंट ने बैन नहीं किया है। और एक ऐप जो आप कंसिडर कर सकते हैं क्रिप्टो करेंसीज ट्रेड करने के लिए वो है CoinDCX। CoinDCX ऐप को डिज़ाइन ऐसे किया गया है जिसकी वजह से एग्जिस्टिंग और न्यू कस्टमर्स के लिए आसान हो सकता है क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करना। आपको बस ऐप को डाउनलोड करना है, साइन अप करना है, अपना KYC रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करना है, बैंक अकाउंट लिंक करना है और फिर आप ट्रेडिंग इमीडिएटली स्टार्ट कर सकते हैं। आपका डिपॉजिट अपने अकाउंट में बस 100 रुपये का ही हो सकता है और आप 10 रुपये के साथ भी ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं और बिटकॉइन या फिर कोई भी और क्रिप्टो करेंसी खरीद सकते हैं। ये ऐप ISO सर्टिफाइड भी है जो कंज्यूमर्स को थोड़ा सिक्योरिटी और पीस ऑफ माइंड दे देता है। इसके अलावा CoinDCX के कई और सिक्योरिटी फीचर्स भी हैं, जैसे 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन जो इंश्योर करता है कि आपका पैसा और आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ रहे। इसके अलावा CoinDCX ने एक DCX लर्न प्लेटफॉर्म भी डेवलप किया है जो एक फ्री एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जहां आप क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन के बारे में और सीख सकते हैं। और आप भी CoinDCX ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और कूपन कोड SOCH100 यूज करें जिससे आपको 100 रुपीज़ के बिटकॉइन फ्री में मिलेंगे। इसके अलावा CoinDCX ने हैप्पी डेज ऑफर भी लॉन्च किया जिससे आपको 1 लाख रुपए के बिटकॉइन भी मिल सकते हैं। इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन के लिए CoinDCX की ऐप चेकआउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में जैसे मैंने बताया। अब आप देख सकते हैं कि ऐसा सेटअप करना इतना आसान नहीं है, इसी वजह से अभी कुछ कंपनीज ही बिटकॉइन माइनिंग को कंट्रोल करती हैं। अब आप में से कुछ लोग सोचेंगे कि लोग इतना पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं ऐसे सेटअप्स करने के लिए, बिटकॉइन माइन करने के लिए। और इसका सिंपल आंसर है क्योंकि बिटकॉइन की वैल्यू इतनी बढ़ रही है, तो इसलिए लोगों के मन में ये कैलकुलेशन है कि अगर वो इतना पैसा खर्च करेंगे एक सेटअप करने के लिए तो उनको बिटकॉइंस मिलेंगे एज ए रिवॉर्ड और ये बिटकॉइंस फिर वो मार्केट में बेच सकते हैं हाई वैल्यू में। अब ये सिस्टम इंश्योर करता है कि कोई भी फेक ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता बिटकॉइन में, क्योंकि अगर आपको कोई ट्रांजैक्शन फेक करना है तो आपको इतने सारे पावरफुल कंप्यूटर सेटअप करने होंगे ताकि आपके कंप्यूटर्स मैथमेटिकल कैलकुलेशन सॉल्व कर सकें और फिर आप फेक कर सकें। तो बेसिकली आपको बहुत सारे पैसे खर्च करने होंगे किसी भी ट्रांजैक्शन को फेक करने के लिए, इसीलिए फेक ट्रांजैक्शंस करना इतना आसान नहीं है बिटकॉइन में। पर इसकी डाउन साइड यह है कि इस मेथड में इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन लगती है। इनफैक्ट एक बिटकॉइन को माइन करने के लिए उतनी ही इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है जितनी एक एवरेज US कस्टमर यूज करता है 9 साल के लिए। कई टाइम से चाइना मेन कंट्री थी जहाँ बिटकॉइन की माइनिंग होती थी, जैसे लेट 2019 तक 75% बिटकॉइन माइनिंग चाइना में थी। पर कुछ टाइम से बिटकॉइन और दूसरी क्रिप्टो करेंसीज पर एक क्रैकडाउन हुआ है चाइना में, जिसका एक मेजर कारण इन्वायरमेंटल कंसर्न्स है, जिसकी वजह से बिटकॉइन माइनिंग का शेयर चाइना का बस 45% हो गया है। और इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बस एक इशू है बिटकॉइन के बारे में, क्योंकि लोग इतने बड़े बड़े सेटअप्स कर रहे हैं बिटकॉइन को माइन करने के लिए, उसकी वजह से बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट भी प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट दोनों ही बिटकॉइन को इन्वायरमेंटली अनसस्टेनेबल बना सकता है। तो अब आप पूछेंगे कि बिटकॉइन को और सस्टेनेबल कैसे बनाया जा सकता है। एक सोल्यूशन है कि बिटकॉइन को माइन करने के लिए लोगों को रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी यूज करनी चाहिए, चाहे वो सोलर हो, विंड हो या फिर न्यूक्लियर। ग्लोबली कुछ एस्टिमेट्स कहते हैं कि करीब 40 से 75% बिटकॉइन माइनिंग की एनर्जी रिन्यूएबल सोर्सेज से ही आती है। पर बेंजामिन जोन्स जो एक असिस्टेंट प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू मैक्सिको में, वो इस डेटा पर विश्वास नहीं करते और कहते हैं कि ज्यादातर बिटकॉइन माइनिंग फॉसिल फ्यूल्स को ही यूज करती है, जो ग्लोबल वार्मिंग के एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर है। कई एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इतनी ज्यादा एनर्जी यूज करना, चाहे वो रिन्यूएबल सोर्सेज से ही हो, उससे बेटर है कि बिटकॉइन एक ऑल्टरनेटिव सिस्टम यूज करे अपने ट्रांजैक्शंस को वैलिडेट करने के लिए। और कई क्रिप्टो करेंसीज एक दूसरा सिस्टम यूज करती हैं। इस सिस्टम को कहा जाता है प्रूफ ऑफ स्टेक। जैसे इथेरियम, कार्डनो, स्टेलर और दूसरी क्रिप्टो करेंसीज इस मेथड को यूज करती हैं और बिटकॉइन से कम एनर्जी कंज्यूम करती हैं। तो जहाँ बिटकॉइन प्रूफ ऑफ वर्क में रिलाई करता है, दूसरी क्रिप्टो करेंसीज प्रूफ ऑफ स्टेक में रिलाई करती हैं। और कुछ रिसर्चर्स के हिसाब से प्रूफ ऑफ स्टेक का एनर्जी कंजम्पशन ऑलमोस्ट 99.99% कम है प्रूफ ऑफ वर्क के एनर्जी कंजम्पशन से। अब दोनों मेथड्स के बीच के डिफरेंसेस को जानने की कोशिश करते हैं। जो प्रूफ ऑफ वर्क सिस्टम है वो एक कंपटीशन की तरह काम करता है, जहां कई लोग compete करते हैं मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, कुछ ट्रांजैक्शंस को ऑथेंटिकेट करने के लिए। जबकि प्रूफ ऑफ स्टेक मेथड में एक कंपटीशन नहीं होता, बल्कि जो सिस्टम होता है वो एक व्यक्ति को एक ऑथराइजर बना देता है कई फैक्टर्स के बलबूते में, जिसमें से एक फैक्टर है स्टेक्स। स्टेक्स बेसिकली
बेसिकली एक सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है उस व्यक्ति का। तो अगर सिंपली बोलूँ तो अगर आपका ज़्यादा सिक्योरिटी डिपॉजिट है तो ज़्यादा चांस हो सकती है कि आपको ऑथराइजर बनाया जाएगा ट्रांजैक्शंस के लिए। अब जिस व्यक्ति को ऑथराइजर बना दिया जाता है उनको ट्रांजैक्शन वैलिडेट करना होता है, और अगर नेटवर्क के दूसरे लोगों को ये लगा कि जो ट्रांजैक्शन ऑथेंटिकेट किया है वो फेक है, तो जो ऑथराइजर का सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो ले लिया जाता है। इससे ट्रांजैक्शन फेक करने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि अगर लोग ट्रांजैक्शन फेक करेंगे तो उनका सिक्योरिटी डिपॉजिट ले लिया जाएगा। और क्योंकि प्रूफ ऑफ स्टेक के मेथड में बस एक ही व्यक्ति ऑथराइज कर रहा है और ना कि कोई कंपटीशन है, इसी वजह से एनर्जी कंजम्पशन बहुत कम है। और कई क्रिप्टो करेंसीज ऐसे ही मेथड यूज करती हैं, और दूसरी क्रिप्टो करेंसीज जैसे इथेरियम प्रूफ ऑफ वर्क के कॉन्सेप्ट से प्रूफ ऑफ स्टेक में ट्रांजिशन करने की कोशिश कर रही है। पर बिटकॉइन में ऐसा ट्रांजिशन करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि कई लोग कंट्रोल करते हैं माइनिंग, और वो सिस्टम शायद नहीं चेंज करना चाहते, क्योंकि अगर सिस्टम चेंज होगा तो उनको नुकसान भी हो सकता है। अभी तो वो इस सिस्टम में अच्छे पैसे कमा रहे थे, वो क्यों चेंज करें। और इसी वजह से कई बिटकॉइन माइनर्स अब चाइना छोड़ के दूसरे देशों में जा रहे हैं जहाँ उनको बिजली सस्ते में मिल सके, जैसे कजाकिस्तान या फिर यूएस में टेक्सास। तो ये ओपन सीक्रेट है कि बिटकॉइन इतना इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल नहीं है। अब कई इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट्स तो ये मानते हैं, पर मार्केट का रिएक्शन ऐसा नहीं रहा है, क्योंकि जब इलॉन मस्क ने अनाउंस किया था कि टेस्ला पेमेंट नहीं लेगी बिटकॉइन में, उसके कुछ दिन बाद उन्होंने ये भी कहा था कि पर्सनली उनके पास अभी भी बिटकॉइन है, क्योंकि उसमें वो बिलीव करते हैं। और शायद इसी वजह से जो बिटकॉइन की कम्युनिटी है उन पर इतना दबाव नहीं है कि वो ज़्यादा इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल बने। जिसका मतलब है कि चाहे फाइनेंस के फील्ड में हम इनोवेशन देख रहे हों, पर इस इनोवेशन की वजह से इन्वायरमेंट के फील्ड में हमें नुकसान ही झेलना पड़ रहा है।